सो गुड मॉर्निंग या कहूँ गुड इवनिंग एवरीवन, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये डेस्टिनी बॉट अस टुगेदर का पार्ट 7 है, सो लेट्स बिगिन। प्रोमे पियरे से मिलने आती है। वो बोलती है, आपकी हैंडराइटिंग अब भी बहुत खराब है। इसके बावजूद मैं आसानी से पहचान गई कि आप ही हैं। मैं यहाँ हमारे अतीत के बारे में बात करने नहीं आई। आप मुझे बताओ कि आप क्या चाहते हो और मैं भी वही करूंगी। हम लोग तुरंत उस फ्रिगेट को रिहा करके आपको सौंप सकते हैं। इसके लिए हमें उस आयरन क्राउन का टुकड़ा चाहिए। पियरे पूछता है, क्या तुम लोग गॉड ओलैक के साइड आ गए हो? प्रोमे बोलती है, पहले मुझे अपने सवाल का जवाब चाहिए। पियरे कहता है, क्या हुआ? तुमने तो कहा था कि तुम इतिहास में अपने परिवार पर लगे कलंक को मिटाना चाहती हो, पर अब तो तुम खुद ही वो काम कर रही हो। तुमने कहा था कि तुम स्लैन की नागरिक बनना चाहती हो और इस देश की हिफाजत करना चाहती हो, पर तुम इस चोरी वाले काम से अपने देश की हिफाजत कभी नहीं कर पाओगी। प्रोमे जोर से बोलती है, क्या इस देश ने कभी मुझे या मेरे परिवार को एक्सेप्ट किया? पियरे पूछता है, पर तुम्ही ने तो कहा था कि तुम यहाँ की नाइट बनोगी और स्लैन की नागरिक बनकर रहोगी। वो बोलती है, आप ऐसा दिखावा ना करो जैसे आपको कुछ पता ही ना हो। वो सोचती है, आप जानते थे कि हम लोगों को बताया गया कि हमें अपनी जमीन जायदाद छोड़नी होगी क्योंकि हमने गॉड के ऑर्डर्स की नाफरमानी की है और इस दुनिया में हमें नफरत की नजरों से देखा जाने लगा। हमें तो नौकरी करने तक की परमिशन नहीं थी। कहीं जाकर बसना तो बहुत दूर की बात है। इसीलिए हमारे पास एक ही काम बचा था। वो काम था लूटपाट और चोरी करना। मैं इस गरीबी से परेशान हो गई थी और मैं चाहती थी कि ये सब काम मेरी पीढ़ी तक ही बंद हो जाए। सो कंफ्यूजन आगे ना बढ़े, इसीलिए यहाँ पर ये समझना जरूरी है। इन लोगों को टाइसन कहा जाता है। एडोस भी ओलैक की तरह ही एक गॉड है और जैसा कि हमें पता है, एडोस और ओलैक की लड़ाई हुई जिसमें ओलैक ने एडोस को हरा दिया। ओलैक के भक्तों ने एडोस को डेविल का नाम दे दिया। ओलैक के भक्तों ने एडोस को मानने वाले लोगों को सिनर्स कहना शुरू कर दिया, मगर इन सिनर्स का असली नाम टाइसन है। प्रोमे, बॉस और दूसरे लोग भी टाइसन ही हैं जिन्हें ओलैक के लोगों ने सिनर्स का नाम दे रखा है। हम प्रोमे का बचपन देखते हैं जहाँ वो बॉस के साथ में होती है। वो काम मांगने के लिए लोगों के पास जाता है, पर सारे लोग उस पर गंदा पानी डालकर उसे भगा देते हैं। बड़ी होने पर प्रोमे सैनिकों से काम मांगने जाती है। वो किसी भी तरह का काम करने को तैयार रहती है। वो लोग उसे हथियारों को टेंट तक पहुंचाने का काम देते हैं। यहीं पर उसकी मुलाकात पियरे से होती है। वो प्रोमे से कहता है, अगर तुम 5 साल तक यहाँ टिकी रही तो टाइसन होने के बावजूद तुम्हें यहाँ की नागरिकता मिल जाएगी। इस तरह तुम्हें दूसरों का गुलाम बनकर नहीं जीना पड़ेगा। तो उन लोगों में से सिर्फ पियरे ही ऐसा था जो प्रोमे को सिनर नहीं कहता था और उससे अच्छी तरीके से बर्ताव करता था। बाकी सारे लोग प्रोमे को एक गुलाम मानते थे। कुछ दिनों बाद पियरे का प्रमोशन हो जाता है। प्रोमे ने सोचा कि वो भी जल्दी कंट्री की नागरिक बन जाएगी, पर जैसे ही उसके 5 साल पूरे हुए, पियरे ने नाइट की पोजीशन छोड़ दी और उसकी जगह कोई और कमांडर आ गया। उसने अपने पहले दिन ही बिना कुछ कहे प्रोमे को वहां से निकाल फेंका। प्रेजेंट टाइम में वो बोलती है, क्या आपको पता भी है जब आपकी आखिरी उम्मीद टूटती है तो कैसा फील होता है? किसी टूटे हुए इंसान में खोखली आशा जमाने से ज्यादा बुरा और कुछ नहीं होता। पियरे आगे बढ़कर बोलता है, मुझे इसका जरा भी अंदाजा नहीं था। मुझे अचानक ही अपने गांव में लौटना पड़ा। प्रोमे उसका हाथ झटक कर बोलती है, आप मेरी उन नफरत भरी यादों को बेहतर बनाने की कोशिश मत करो। मुझे बस ये बताओ कि आप क्या चाहते हो। देन अब हम 12 साल पहले का सीन देखते हैं। ओलैक के मंदिर में एक स्टूडेंट पुजारी से माफी मांगते हुए बोल रहा होता है, प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। उस गाने के बोल मेरे दिमाग में घूम रहे थे, इसीलिए सुबह की प्रेयर के समय वो गाना धोखे से मेरे मुंह से निकल गया। पुजारी बोलता है, धोखे से? क्या कोई बिना जाने इसे गा सकता है? तुम तो ओलैक के भक्त हो, तो फिर तुम्हारे मुंह से उस डेविल का गाना कैसे निकल गया? हाँ, लगता है तुम्हें ठीक से नहीं पढ़ाया गया या फिर तुम्हें हिस्ट्री की जानकारी नहीं। वो लड़का हड़बड़ाकर बोलता है, नहीं नहीं, मैंने पढ़ा है। शुरुआत में उस डेविल एडोस ने हमारे गॉड ओलैक से बगावत की और उनके बारे में झूठी अफवाहें फैलाई। पुजारी डेविल के गाने का मतलब पूछता है। वो लड़का कांपते हुए बताता है, ओलैक और एडोस की लड़ाई हुई। ओलैक सांप और एडोस नेवले को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह ओलैक ने एडोस को निगल लिया, पर वो उसके दांत से छुटकारा नहीं पा पाए। एडोस का दांत अभी भी उनकी गर्दन पर धंसा रहा। ये सब देखते हुए एंजो के डैड आर्च बिशप एंजो को बताते हैं, दुनिया के दूसरे इलाके में आज भी एडोस को मानने वाले लोग रहते हैं। वो टाइसन लोग डेविल की तरह पाप करने में जरा भी नहीं हिचकिचाते। इस तरह एक महापाप होता है अपने ही सेम जेंडर वाले इंसान से प्यार करना। उन सारे पापियों का सफाया करना गॉड के भक्तों की जिम्मेदारी और ड्यूटी है। एंजो, तुम्हें याद रहे, हम सिर्फ ओलैक की दया की वजह से ही जिंदा हैं। क्या तुम्हें ये बात समझ आ गई? एंजो बोलता है, हाँ मैं समझ गया। वो पुजारी उस बच्चे को पीटने लगता है। नोएमी भी ये सारी बातें सुन लेती है। अब प्रेजेंट टाइम में वो थियो को बताती है, उस गाने में ओलैक सांप है और एडोस नेवला। इस गाने पर बाद में रोक लगा दी गई थी, इसीलिए मैंने इसे तब से नहीं सुना। मुझे यहाँ पर इस गाने को दोबारा सुनने की उम्मीद नहीं थी। थियो कहता है, अब मुझे इसका मतलब समझ आ गया। वो सोचता है, नोएमी ने एक बार फिर से मेरी मदद की और मुझे वो बताया जो मैं अपनी पूरी जिंदगी जानने की तलाश में था। वो कहता है, इस गाने में एक आखिरी लाइन भी है। उस गाने की आखिरी लाइन होती है, सिर्फ एक सच्चा भक्त ही है
जो इस दांत को पाकर उसे इस्तेमाल कर सकता है। नोएमी कहती है, मैंने तो ये पहली बार सुना, शायद पुजारियों ने जानबूझकर इस आखिरी वाली लाइन को छिपा कर रखा था। थियो बोलता है, अगर ऐसी बात है तो हमें इसका जवाब उस इंसान से मिल सकता है जिसे तुमने अपने विजन में देखा है। अब वो बॉस के पास आता है। थियो बोलता है, मुझे पता है कि तुम क्या चाहते हो, तुम एक ऐसी जगह चाहते हो जहाँ तुम सब रह सको। स्लैन में मेरा एक करीबी दोस्त रहता है, अगर तुम लोग मुझे रिहा कर दो तो वो तुम लोगों को अंधेरा गांव में रहने की जगह दे सकता है। बॉस कहता है, क्या तुम्हारा दोस्त स्लैन का राजा है? थियो बताता है, नहीं, पर वो वहाँ एक रॉयल नाइट रह चुका है। बॉस बोलता है, क्या तुम उसी की बात कर रहे हो जिसके साथ तुम सफर कर रहे थे? थियो बोलता है, हाँ। क्या तुम पियरे को जानते हो? बॉस बताता है, राजा का भेदभाव 50 सालों से चलता आ रहा है, लेकिन तुम कह रहे हो कि ये इंसान पियरे इस भेदभाव को खत्म कर सकता है। हाँ। थियो बोलता है, मैं उसी की वजह से अपनी पत्नी को बचा पाया हूँ, पर तुम लोग को देख के लगता है कि तुम लोग उलैक के मंदिर का साथ देने की प्लान कर रहे हो, जबकि वही लोग इस सबकी जड़ है। अगर तुम मुझसे पूछते हो तो मैं कहूंगा कि उलैक के लोग कभी भी अपना वादा नहीं निभाते। थियो उसे देखकर सोचता है, बहुत बढ़िया, ये प्लान काम कर रहा है। वो डेविल का गाना गाने लगता है। ये सुनकर बॉस हैरान रह जाता है। वो अपने पुराने दिन याद करता है जब उसने ये गाना थियो की ग्रेट आंटी जोआना को सुनाया था। वैसे यहाँ इन दोनों को देखकर लगता है कि बॉस और थियो की आंटी एक दूसरे के प्यार में थे। थियो कहता है, जरूर आप भी इस गाने को जानते होंगे। तभी उसके गले का नेकलेस हिलने लगता है और थियो तुरंत ही आगे जाकर उसे पकड़ लेता है। वैसे ये भी नोएमी ने अपने विजन में देखा था कि थियो उसका नेकलेस पकड़ लेगा। नेकलेस को पकड़ते ही वो दोबारा एडोस के पास उसी जगह पर पहुंच जाता है। वो उससे पूछता है, क्या तुम एडोस हो? एडोस बताता है, मैं सिर्फ एडोस की मेमोरी हूँ। वो उस ओर इशारा करता है जहाँ अपनी यंग एज में थियो की आंटी जोआना और टाइसन का बॉस आपस में बात कर रहे होते हैं। थियो ने देखकर सोचता है, वही आंखें और वही बाल, ये जरूर मेरी ग्रेट आंटी जोआना फिरग्रैड है। वो उनके पास जाने के लिए आगे बढ़ता है। एडोस बोलता है, तुम उन लोगों के साथ बातचीत नहीं कर सकते। जोआना कहती है, तो ये आयरन क्राउन है, एडोस का दांत है। हाँ। बॉस बताता है, हाँ, इसी चीज ने ओलैक को घायल कर दिया था। एडोस भी कभी एक ताकतवर देवता हुआ करता था। जोआना पूछती है, पर अब क्या मतलब, वो तो मर गया ना? बॉस बताता है, मरने के बाद भी एडोस हमें ओलैक से बचाता है। हमें सच्ची ताकत किसी की सुरक्षा करने पर ही मिलती है। एडोस के गाने की आखिरी लाइंस यही है, जो कोई भी इस दांत का इस्तेमाल करता है उसे अपने दुश्मनों के खिलाफ लड़ने की ताकत मिलेगी। थियो एडोस से पूछता है, तुम मुझे अपनी मेमोरी दिखाकर आखिर क्या हासिल करना चाहते हो? एडोस कहता है, उन दांतों के टुकड़े को इकट्ठा करो और अपने दुश्मन के खिलाफ लड़ो। थियो को वहाँ पर पियरे और एंजो की इमेज दिखती है जिनके पास आयरन क्राउन के टुकड़े होते हैं। वो पूछता है, क्या तुम मुझे उन लोगों की मेमोरी दिखा सकते हो जिनके पास इस आयरन क्राउन के दूसरे टुकड़े हैं? पियरे अपने बिस्तर पर लेटा होता है। उसके बगल में रखा क्राउन का टुकड़ा हिलने लगता है। पियरे उस टुकड़े को नंगे हाथों से छू लेता है और वो भी वही पहुंच जाता है जहाँ पर थियो है। पियरे वहाँ पर थियो को देखता है, वो उसे पुकारने लगता है। थियो एडोस से कहता है, क्या तुम मुझे पियरे की मेमोरी दिखा सकते हो? एडोस कहता है, हाँ, क्योंकि आयरन क्राउन का एक टुकड़ा भी उसके पास है तो मैं ये कर सकता हूँ। अब पियरे को तरह तरह के विजन्स दिखने लगते हैं। थियो की नजर पियरे पर पड़ती है। वो उससे कहता है, पियरे, अगर तुम मुझे सुन सकते हो तो तुम मुझे काली पहाड़ी के पास मिलना। पियरे चिल्लाता है, थियो, और वो वापस आ जाता है। वो बोलता है, थियो, आखिर तुमने मेरे भरोसे ये क्या चीज छोड़ रखी है? थियो भी अपनी दुनिया में वापस आ जाता है। सिनर्स यानी टाइसन उसे पकड़कर बोलते हैं, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये करने की? मैं अभी तुम्हारा हाथ काट देता हूँ। तभी थियो चिल्लाकर कहता है, क्या तुम लोग भी क्राउन को इसलिए ढूंढ रहे हो ताकि तुम ओलैक के खिलाफ लड़ सको? अगर यही बात है तो हम दोनों का मकसद एक ही है, हम तुम्हारी मदद करेंगे। बॉस गुस्से से बोलता है, हम? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? क्या हमसे तुम्हारा मतलब तुम और वो होली लेडी है, या फिर तुम्हारा वो दोस्त, या फिर मैं ये कहूँ कि हमसे तुम्हारा मतलब तुम और जोआना? थियो सोचता है, लगता है इसे नहीं पता कि मेरी ग्रेट आंटी मर चुकी है। बॉस अपना खंजर निकालकर मेज पर मारता है। वो कहता है, तुम्हारे परिवार का हर इंसान हमारा दुश्मन है, इसके बावजूद तुम हमें धोखा देने के लिए झांसा दे रहे हो। अगर बेलोन फैमिली ने मुझसे किया वादा पूरा नहीं किया तो मैं उस होली लेडी को ही मार डालूंगा और यहीं पर सारा किस्सा ही खत्म हो जाएगा। वो अपना खंजर वहीं पर छोड़कर जाते हुए बोलता है, मैं ये समझूंगा कि ये बात कभी हुई ही नहीं, इसे ले जाकर बंद कर दो। थियो को वापस वहीं लाकर छोड़ दिया जाता है। नोएमी पूछती है, सर थियो, क्या आप ठीक है? थियो बोलता है, शायद मैं इन लोगों से बातचीत करने में सक्सेसफुल नहीं हो पाया, पर तुम्हारी भविष्यवाणी से हमें एक फायदा जरूर हुआ है। ये देखो। थियो अपने शर्ट में वही खंजर छिपा कर ले आया होता है। वो नोएमी से कहता है, हमें गार्ड्स के बिजी होने तक का इंतजार करना होगा और फिर हम यहाँ से भाग जाएंगे। इधर रोइक फिरग्रैड एंजो के पास मंदिर में आता है। वो बोलता है, फिरग्रैड परिवार ओलैक का साथ छोड़ने का इरादा नहीं रखता, हमें ओलैक पर भरोसा है। मुझे मेरे परिवार के एक इंसान की गलती पर पछतावा है और मैं आपका भरोसा दोबारा जीतूंगा और होली लेडी को वापस लेकर आऊंगा। वो सोचता है, एंसो बेलोन, मुझे नहीं पता कि तुम क्या प्लान कर रहे हो, पर लगता है तुम ओलैक के खिलाफ जा रहे हो। एंजो ने प्लान बनाया होता है। उसने रोइक से कहा होता है, मैं चाहता हूँ कि आप मैमन फैमिली की बेटी से शादी को एक ढाल की तरह इस्तेमाल करें। इसके बाद आप पुजारियों का विश्वास जीतने के लिए नोएमी को ढूंढने के मिशन पर जाएंगे। पर मैं आपसे एक और चीज कहना चाहता हूँ,
आप उस क्राउन के टुकड़े को उस सिनर से वापस ले लेंगे और नोएमी को नहीं पकड़ेंगे। देन पियरे काप्पी से कहता है, थियो मेरे सपने में आया था और कुछ है जिसे पूरा करने के लिए मुझे अकेले ही जाना होगा। काप्पी बोलती है, क्या क्या तुम फिर से अपनी डेस्टिनेशन बदल रहे हो? आखिर तुम क्या छिपा रहे हो? पियरे बताता है, मैं कुछ नहीं छिपा रहा, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि वो लोग आखिर क्या चाहते हैं और अब मुझे कहाँ जाना है। थियो ने मुझे मेरा एहसान उतारने के लिए जो काम करने को कहा था, जरूर उसका ताल्लुक आज के समय से है। इसे पूरा करने के लिए मुझे खुद ही जाना होगा। काप्पी कहती है, ठीक है, पर अगर तुम राजधानी वापस आ जाते हो तो हम साथ में सफर करेंगे। मैं कुछ दिनों के लिए वहीं पर रहूंगी। वो उसे एक लॉकेट देते हुए कहती है, अगर तुम अपने दोस्तों को बचाने में सफल हो गए तो उन्हें ये दे देना। पियरे पूछता है, जरा रुको, कहीं तुम थियो को पसंद तो नहीं करती? काप्पी कहती है, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? ये लॉकेट उस सिल्वर बालों वाली लड़की को दे देना, इससे वो मुझे ढूंढ पाएगी। तुम इसे खो मत देना, समझे कि नहीं? वैसे मैं इसे किसी गलत इंसान के हाथों में लगने नहीं देना चाहती। पियरे पूछता है, पर तुम हमारे साथ इतने अच्छे से पेश क्यों आ रही हो? तुमने हमेशा मुसीबत में हमारी मदद की है। वो बताती है, मैंने पहले सोचा था कि ये मजेदार होगा, पर अब मुझे इसकी आदत हो गई है। मैं ये अच्छे से जानती हूँ कि मुसीबत में रहने पर कैसा फील होता है, क्योंकि इससे पता चलता है कि तुम किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए कितना परेशान हो। वैसे तुम आराम से जाना और जल्दी आना। तुम्हें पता होना चाहिए कि मुझे ज्यादा लंबे गुड बाय पसंद नहीं, समझे मिस्टर पियरे? पियरे कहता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि हम जल्द ही मिलेंगे। इस तरह काप्पी और बाकी लोग चले जाते हैं। पियरे बोलता है, अब हमें भी चलना चाहिए। वो अपने बाज को आवाज देता है और उसके पैर में आयरन क्राउन को बांध देता है। वो सोचता है, बस थोड़ी देर और रुको थियो, मैं वहीं पर आ रहा हूँ। उन सिनर्स में से एक आदमी थियो पर बाल्टी भर पानी फेंक कर बोलता है, यहाँ बहुत गर्मी है, ये लो। मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हें पानी की कमी हो जाए। थियो सोचता है, हमारा मौका भी बस आने ही वाला है, बस किसी तरह इन लोगों का ध्यान भटक जाए। प्रोमे बॉस से कहती है, बॉस, हमारे बैलोन फैमिली से किए गए समझौते के दिन नजदीक आ रहे हैं। हमें ये तय करना होगा कि हमें उनके पास रखे क्राउन के टुकड़े को पाना है या फिर ये वाला टुकड़ा हासिल करना है जिसे फिरगैड ने छिपा कर रखा है। तभी बॉस के गले का नेकलेस अपने आप एक डायरेक्शन की ओर चलने लगता है। वैसे ये नेकलेस भी क्राउन का ही एक पार्ट होता है। पियरे का भेजा हुआ बाज भी क्राउन का टुकड़ा लेकर उसी ओर आ रहा होता है। इसी वजह से वो नेकलेस भी हिलने लगता है। प्रोमे कहती है, शायद दूसरा पार्ट भी यहीं आसपास ही है। थियो नोएमी से बोलता है, नोएमी, यही सही टाइम है। इन दोनों ने उस खंजर की मदद से अपनी अपनी रस्सी काट दी होती है। बॉस कहता है, ये तो तय रहा, हम पहले होली लेडी को बैलोन परिवार को सौंप देंगे और उन लोगों से उस क्राउन के पीस को ले लेंगे। उसके बाद हम दूसरे टुकड़े की तलाश करेंगे। उन दोनों को यहाँ लेकर आओ। तब तक नोएमी और थियो भाग चुके होते हैं। प्रोमे उनका पीछा करने चलती है। तभी बॉस उसे रोककर बोलता है, इन्हें मुझ पर छोड़ दो, मैं पता करता हूँ कि ये फिरगैड आखिर क्या चाहता है। वो उसके गले में अपना नेकलेस पहनाते हुए कहता है, हम काली पहाड़ी के पास मिलेंगे। इधर एंजो लॉर्ड ह्यूज के पास आया होता है। ह्यूज बोलता है, मैं फिरगैड परिवार की सेना की ताकत को तब तक नहीं इस्तेमाल कर सकता जब तक रॉयक मिशन से वापस नहीं लौटता। मुझे तो ऐसा लग रहा है शायद इस डील से सिर्फ मुझे ही नुकसान हुआ हो। वैसे तुम इस बारे में कुछ क्यों नहीं बोलते? तुम्हें तो कहा था ना कि इस रिलेशन से मेरा फायदा होगा। एंजो, जिसने ये डील की वो पर्सन तो मिशन पर चला गया, तो फिर अब तुम अपने वादे को कैसे निभाओगे? हाँ, एंजो बोलता है, पवित्र लोग झूठ नहीं बोलते। आप ये जानना चाहते हैं कि मैं अपना वादा कब पूरा करूंगा, है ना? ह्यू सोचता है, अच्छा, तो ये अब भी बिल्कुल नहीं बदला। आज भी आखिरी बात हमेशा इसी की होती है। अब हम 3 साल पहले एजुकेशन एकेडमी का सीन देखते हैं। ह्यूज का दोस्त उससे कहता है, वो देखो, ये बैलोन परिवार का बेटा है जो काफी पॉपुलर है। दूसरे रईस लड़के इसके पास मक्खियों जैसे भिनभिना रहे हैं। वो उसे खुश करने के लिए कोशिशें करते रहते हैं। मैंने सुना है कि हम ओलैक के मंदिर की सपोर्ट के बगैर राजनीति में कदम भी नहीं रख सकते। लगता है मुझे भी किसी पुजारी को खोजना होगा जिसके जरिए मैं राजनीति में जा सकूं। ह्यूज बोलता है, ये कितनी बेवकूफी भरी बात है। उसका दोस्त बोलता है, हो सकता है, पर हाल ही में ओलैक का मंदिर काफी ताकतवर होता जा रहा है। और हाँ, ये एंजो बैलून उतना ही खूबसूरत है जितना कि लोग इसकी खूबसूरती का बखान करते हैं। ये तो दुख की बात है कि एक आदमी है। अब क्लास में एक पुजारी ओलैक के बारे में लेक्चर दे रहा होता है। ह्यूज चिढ़कर बोलता है कि हमारे एकेडमी के डीन का दिमाग खराब हो गया है जो उन्होंने यहाँ हमें पढ़ाने के लिए एक पुजारी को भेज दिया। उसका दोस्त बोलता है, देखा, मैंने सही कहा था ना, आजकल हर जगह बैलून फैमिली ही छाई हुई है। ह्यूज एंजो की ओर देखकर कहता है, इस तरह ये लोग खुद को ही बढ़ावा दे रहे हैं, ये कितना घिनौना है। क्लास एंड होने पर वो एंजो से बोलता है, पुजारी कहते हैं कि सिर्फ ओलैक ही हम इंसानों पर रूल कर सकता है। भले ही राजा को कुचल दिया जाए, पर फिर भी गॉड के फॉलोअर्स अपने भगवान को मानना नहीं छोड़ेंगे। एंजो बोलता है, लगता है आपने गलत समझ लिया, राजा को भी ये अथॉरिटी गॉड नहीं दी है। ह्यूज बोलता है, हाँ, पर ये तो तब होगा ना जब तुम गॉड को मानते हो। मैं तो किसी गॉड या देवता को नहीं मानता। एंजो कहता है, तो शायद आपको गॉड की प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी और शायद यही वजह है कि आपके भाइयों ने आपको पीछे धकेल दिया है। ह्यूज सख्त आवाज में बोलता है, केवल कमजोर लोग ही गॉड के नाम के पीछे छिपने की कोशिश करते हैं। वो कमियों को उसकी आड़ में छिपाते हैं। क्या यही विश्वास है जिसकी तुम बात कर रहे हो?
आखिर में वो मैं ही होऊंगा जो अपनी किस्मत बनाएगा, कोई टुच्चा गॉड नहीं, समझे। एंजो कहता है मेरा इरादा आपको गॉड पर यकीन दिलाने का नहीं है। मैं तो बस आपसे इतना कह रहा हूँ कि जिस तरह देश में राजा होता है उसी तरह एक ईश्वर भी होता है जो पूरी दुनिया पर रूल करता है। ये कोई कल्पना नहीं बल्कि एक फैक्ट है। इस दुनिया में ऐसी भी चीजें हैं जिन्हें साइंस के जरिए साबित नहीं किया जा सकता। फिर भी मैं हमारी बातचीत से इम्प्रेस हुआ। हम दोबारा फिर से बात करेंगे मिस्टर ह्यूज। ये कहकर एंजो चला जाता है। ह्यूज बोलता है क्या, इतने हैंडसम चेहरे का आखिर क्या फायदा। ये आज भी ऐसा ही है। ह्यूज एंजो से कहता है क्या तुम श्योर हो कि भगवान होते हैं, इसीलिए तुम खुद को पवित्र बता रहे हो, है ना। क्या तुमने कभी गॉड को अपनी आंखों से देखा है। एंजो बोलता है गॉड, वो तो हमेशा मेरे साथ में है। वो एक पल याद करता है जहाँ वो ओलैक की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर बैठा होता है। उसे अपने डैड आर्च बिशप की कही बात याद आती है कि अपने से सेम जेंडर वाले पर्सन से प्यार करना महापाप है। वो सोचता है मैंने कभी भी डेविल को नहीं माना, तो आखिर मैं इस तरह यहाँ पर माफी क्यों मांग रहा हूँ। ओलैक उसके सामने प्रकट होता है। वो उसके पास आते हुए बोलता है मेरी प्यारी पत्नी के भाई, मैंने सुना कि तुम मुझे इतनी बेचैनी से पुकार रहे थे। एंजो सोचता है इनकी पत्नी के भाई, यानी ये वही है। वो बोलता है मैं आपको प्रणाम करता हूँ गॉड ओलैक। ओलैक उसके पास आते हुए बोलता है तुमने इतनी दर्द भरी आवाज में मुझे पुकारा कि मैं यहाँ आने पर मजबूर हो गया। तुमने सही कहा, तुमने महापाप किया है। अगर तुम इसी रास्ते पर चलते रहोगे इससे तो ये बेहतर होगा कि तुम मुझे छोड़कर उस डेविल को मानना शुरू कर दो। अगर तुम नहीं समझ पा रहे तो सोचो, ये क्यों होता है कि एक पत्नी ही ईश्वर के साथ रह सकती है। जैसे कि आसमान में सूरज और चांद है, उसी तरह दुनिया में भी आदमी और औरत है। नेचर इन दोनों के कॉम्बिनेशन से चलता है। क्योंकि ईश्वर आदमी है तो उनकी पत्नी को औरत ही होना चाहिए, है ना। ये गॉड की कृपा है। क्या मैंने तुम्हें कभी ये दिखाया कि गॉड की कृपा के खिलाफ जाने पर क्या होता है। वैसे मैं उस लड़के के बारे में बात कर रहा हूँ जिसके दूसरे लड़कों के साथ इंटीमेट रिलेशन थे। तो बताओ कि तुम क्या करोगे, क्या तुम भी उसी रास्ते पर चलना चाहोगे। अगर तुम चाहो तो मैं भी तुम्हारे साथ वही सब करवा सकता हूँ जो उस लड़के के साथ हुआ था। एंजो ने अपनी आंखों से उस लड़के को बुरी तरह से पिटते हुए देखा था। वो कांपते हुए बोलता है नहीं, मुझे माफ कर दीजिए, मैं कभी भी आपके ऑर्डर्स की नाफरमानी नहीं करूंगा। ओलैक बोलता है हाँ जरूर, तुम तो मेरे आज्ञाकारी नौकर हो, है ना। ह्यूज उसे आवाज देता है एंजो। एंजो अपनी यादों से होश में आता है। ह्यूज पूछता है तुम कहाँ खो गए थे, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। क्या तुमने कभी ईश्वर को देखा है। एंजो बोलता है लॉर्ड ह्यूज, आप हमेशा से ही सीधी बात पूछते हैं। वैसे भी कुछ ही समय में पूरा मंदिर आपके कदमों के नीचे आने वाला है। तो इस पूरे सीन से हमें यहाँ ये पता चलता है कि एंजो एक गे है और वो लॉर्ड ह्यूज से बचपन से ही प्यार करता है। और हाँ, एक और जरूरी बात, एंजो हमारी स्टोरी का कोई विलन नहीं बल्कि वो तो एक मेन कैरेक्टर है जो ओलैक को जड़ से खत्म कर देने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहा है ताकि उसकी बहन नोएमी को किसी तरह की कुर्बानी ना देनी पड़े। इधर थियो और नोएमी टाइसन के चंगुल से भाग आए होते हैं और काली पहाड़ी तक पहुंच जाते हैं। थियो सोचता है नोएमी जरूर थक गई होगी। वो थियो से पूछती है यहाँ हम सर पियर से मिलने वाले हैं, है ना। थियो कहता है हाँ, शायद वो भी रास्ते में होगा। अचानक से बारिश होने लगती है। वो दोनों पानी से बचने के लिए पहाड़ी की छांव में बैठे होते हैं। नोएमी सोचती है मैंने ये अपने विजन में नहीं देखा था, मुझे नहीं लगता कि इस तरह हम सो भी पाएंगे, मुझे कम से कम कुछ बोलना ही चाहिए। वो दोनों साथ में कुछ कहने चलते हैं। थियो पूछता है डेविल का गाना, क्या तुम्हें वो सीखना पड़ा था। नोएमी बोलती है हाँ, ये मंदिर में रहने वाले हर पर्सन के लिए जरूरी होता है। क्योंकि मैं एक प्रॉफिट हूँ तो मुझे कई सारी चीजें सीखनी पड़ी थी। मैंने ये सीखा कि ओलैक को मानने वाले लोगों से कैसे बात करनी है और पुजारियों से कैसे बात करनी है। मैंने ये भी सीखा कि अपने चेहरे का ध्यान ठीक से रखा जाए और आराम से कैसे चला जाए। मैंने सीखा कि गॉड की पत्नी कैसे बने और उससे शादी करने से पहले एक वसीयत लिखना। और साथ ही तभी थियो उसका हाथ पकड़ लेता है। नोएमी बोलती है क्या हुआ थियो। वो कहता है मुझे लग रहा है कि मैं आखिर तक तुम्हें बचा ही लूंगा। उसके टच करने पर नोएमी एक विजन देखने वाली होती है। थियो उसका हाथ पकड़कर कहता है मैं इस बात से नहीं डरता कि तुम हमारे फ्यूचर के बारे में क्या देखोगी। ये पल जब हम दोनों इस तरह साथ में हैं, ये मेरे लिए किसी भी तरह के विजन से ज्यादा कीमती है। अगर तुम्हें कोई खराब विजन दिखे तब भी तुम घबराना मत नोएमी। वो उसे पकड़कर बोलता है चाहे जो हो मैं तुम्हें दोबारा बचा लूंगा नोएमी। तो इसी स्वीट सीन के साथ ये पार्ट भी यहाँ पर एंड हो जाता है।